दोस्तों, लगता है कि शतरंज के अंदर ट्रंप की हार होने वाली है। ट्रंप ये सोचता है कि जो भी मैं खेल खेलूंगा, जो भी मैं चाल चलूंगा, वो मेरी सक्सेसफुल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंज ट्रंप के सामने आकर खड़ा हो चुका है। क्योंकि ट्रंप अक्सर ये कहा करता था कि भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना की दोस्ती कभी नहीं हो सकती है। लेकिन अब एक्चुअल में चाइना ने हमारी तरफ हाथ बढ़ा दिया है कि हम भारत के साथ में डिफेंस टाई अप करेंगे और भारत के साथ में इंपोर्ट हम लोग करना शुरू करेंगे। और ये इसके इंडिकेशंस दे दिए हैं। देखिए, ईरान के जो लीडर्स हैं, उन्होंने पहले भी कहा है कि अगर अमेरिका को कोई चीज हरा सकती है तो वो है ब्रिक्स नेशंस, जो पावर रखते हैं पूरा ग्लोबल मार्केट का, ग्लोबल ट्रेड का। वो सारा मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार ब्रिक्स की पावर क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा, जैसे हम लोग यूपीएससी वगैरह दिया करते थे, उसमें आंसर राइटिंग के लिए आता था कि आखिरकार इनकी जो भूमिका है, ब्रिक्स की है, या फिर जो रीजनल ये ग्रुपिंग्स जो बनी हुई है, आखिरकार इसकी भूमिका दिन ब दिन कम कैसे होती जा रही है। जैसे आजकल हम लोग जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट की बात नहीं करते हैं, नेम की हम लोग बात नहीं करते ना, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष नीति की बात नहीं करते हैं आजकल हम लोग। क्यों? क्योंकि वो अप्रासंगिक बन चुका है, क्योंकि आजकल उसकी कहीं जिक्र होता ही नहीं है। वैसे ही ब्रिक्स वगैरह जो नेशंस हैं, इनके आपसी के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो जब नहीं होता है, तो इनकी अप्रासंगिकता कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ब्रिक्स के अंदर वापस से जान डाल दी गई है और ब्रिक्स अब एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव करने वाला है जिससे पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाएगा और चाइना वापस से भारत की ओर देखना शुरू कर देगा। तो ब्रिक्स नेशंस की सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई है 22 और 23 जून को, और उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम लोग एक बहुत स्ट्रेटेजिक रोल अदा कर सकते हैं। अगर हम लोग साथ रहे तो साथ रहेंगे तो चल पाएंगे, बिखर जाएंगे मतलब अलग हो जाएंगे तो बिखर जाएंगे। ओके। और दो पॉइंट्स पर बात की गई है, एक तो टेररिज्म के ऊपर और एक बात की गई है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। टेररिज्म कैसे बात करना जरूरी था यहां पर, क्योंकि पाकिस्तान को यह बताना जरूरी था कि भाई ये जो ब्रिक्स नेशंस हैं, अगर इनके साथ में तालमेल बैठाकर अच्छा चलना है तो आतंकवाद वो रास्ता नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि साइबर सिक्योरिटी, जिन थ्रेट्स को लेकर आज देखिए हर किसी के साथ में फ्रॉड्स हो रहे हैं, कितना स्पैम कॉल होने लग गए हैं, जामतारा ने कितना अपना वर्चस्व फैला लिया है। आज कोई भी इंसान ओटीपी को लेकर इतना सेंसिटिव हो चुका है कि ओटीपी आते ही उसके कान खड़े जाते, बोला यार ये क्या सीन है। वो ओटीपी बताता नहीं है, जो काम का होता है अब तो उसको भी नहीं बताता है। आज आए दिन देखिए फेसबुक के ऊपर वीडियो कॉलिंग्स के थ्रू फ्रॉड्स होते हैं। आज स्टैंप्स, मतलब हर जगह जो है आपको कहीं ना कहीं फ्रॉड देखने को मिलेगा। तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो रेज हुआ है। देखिए क्या है कि ब्रिक्स करेगा अमेरिका का खेल खत्म। ये कब की न्यूज है? 21 मार्च 2026 की न्यूज है। क्यों? क्योंकि ईरान के जो लीडर थे, है ना, ईरान के जो राष्ट्रपति थे मसूद पेजेश्कियन, इन्होंने क्या कहा था, ब्रिक्स ही वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि यूएसए को जवाब दे सकता है। क्योंकि ब्रिक्स के अंदर जो कंट्री शामिल हैं, उनकी जीडीपी, उनका पॉपुलेशन, उनका वर्ल्ड ट्रेड के अंदर कंट्रीब्यूशन, ये आज यूएसए को पूरी तरीके से साइडलाइन कर सकता है। और ये देश मिलकर आपस में बहुत अच्छे से ग्लोबल ट्रेड को मेंटेन कर सकते हैं। ये बात ईरान ने पहले ही कह दी थी और ईरान को ये पता था कि ब्रिक्स के अंदर भारत का वर्चस्व ज्यादा है कंपेयर टू चाइना के भी। क्योंकि भारत ने जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर के अंदर अपने आप को मजबूत किया है, बहुत दबे पांव आप देखेंगे। देखिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल रीजंस को अलग रखिए आप, और जो हमारी संस्थाएं हैं डीआरडीओ, इसरो, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल चाहिए कि हम अपने फील्ड के अंदर ग्रो करते रहें, चाहे कोई भी पार्टी जाए, कोई लेना देना नहीं है। तो इसरो, डीआरडीओ ने जो जबरदस्त काम किया है, खासतौर पर डीआरडीओ ने भी, कि डिफेंस इक्विपमेंट बहुत जबरदस्त बनाए हैं। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अभी हमारा ये जो चैलेंज है वो लाइव चल रहा है, डेली लाइव सेशंस हो रहे हैं, बहुत मेहनत लग रही है। और मुझे इस बात को कहते हुए बहुत गर्व का अनुभव होता है कि आई एम फर्स्ट एजुकेटर ऑन यूट्यूब जिसने खुलकर इस चीज के बारे में बात की, इस चैलेंज के बारे में बात की। 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज और 50 डेज का हार्ड चैलेंज, ये सब कुछ आप लोगों के लिए मैं लेकर आया। लेकिन एजुकेटर्स इस बारे में बात नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि स्किल सिखाएं, लेकिन एक जो रूट कॉज है उसको खत्म करना जरूरी है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा ये अपने पांव पसार रहा है पोर्नोग्राफिक कंटेंट।
धीरे 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 हमारा यूथ इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। रिसेंटली मैंने बताया था उत्तरकाशी के अंदर 13 साल के बच्चे ने पोर्नोग्राफिक मूवी देखकर 9 साल की बच्ची के साथ में रेप कर दिया। बताइए ये सोसाइटी हमारी किस तरफ मूव कर रही है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो टेक्निक्स हैं केवल यही नहीं है कि ये जिनको एडिक्शन है वही देखें, नहीं, जिनको अपनी लाइफ में कुछ करना है, विल पावर इंक्रीज करनी है, उनको लगता है कि यार मैंने कोई चैलेंज लिया है एग्जाम पास होने का, बिजनेस के अंदर कुछ भी, जो भी आप करना चाहते हैं वो चैलेंज के तौर पर आप लीजिए, जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो अभी लाइव ये पूरा चल रहा है। देखिए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ब्रिक्स नेशंस इसके अंदर शामिल हैं। लगभग आधा मैप जो है वर्ल्ड मैप वो इसके अंदर घिरा पड़ा है। इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, ये तमाम देश जो है वो इसके अंदर शामिल हैं। ईरान बाद में शामिल हुआ और ईरान ने कहा कि यार ब्रिक्स के अंदर वाकई में ताकत है। अब आप देखिए बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड डिजिटल थ्रेट, रिव्यू ऑफ द ब्रिक्स डिजिटल एजेंडा। ये जो ब्रिक्स का डिजिटल एजेंडा है ये 2030 का है। ब्रिक्स देशों का ऐसा मानना है कि 2030 तक हम लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी ग्रुपिंग को क्रिएट कर लेंगे जहां पर डिजिटल अवेयरनेस के साथ साथ में हम लोग वर्ल्ड ट्रेड को भी डोमिनेट करने लग जाएंगे और वहां पर ब्रिक्स नेशन आपस में मिलकर, चाहे साइबर सिक्योरिटी का हो, चाहे टेररिज्म का हो, हर तरफ एनवायरमेंटल भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस अवधारणा के साथ में 2030 तक हम लोग क्या करने वाले हैं, डेवलपमेंट करने वाले हैं। ब्रिक्स कंट्रीज करंटली अकाउंट फॉर 40% ऑफ करंट इंटरनेट यूजर। पूरे विश्व के अंदर जो इंटरनेट यूजर्स हैं 40% कहां पर हैं, ब्रिक्स नेशंस के अंदर हैं। एंड दीज कंट्रीज अकाउंट फॉर 30% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज। आईसीटी जो है इसका हम लोग 30% क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ये ताकत दिखाना जरूरी है ट्रंप को, ये ट्रंप को ताकत दिखाना जरूरी है कि यूजर्स हमारे पास में है, डिमांड हमारे पास में यहां पर है। फिर देखिए द ग्रुप नाउ अकाउंट फॉर 45.2% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। पूरे विश्व की आधी जनसंख्या हमारे पास में है जो कि डिमांड प्रोड्यूस कर सकती है मार्केट के अंदर। फिर कंट्रीब्यूशन 36.7% टू द ग्लोबल जीडीपी, पूरे जीडीपी का। मतलब आप देखिए किस तरीके से हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं इसको हम लोग मूव करते हैं 36% के आसपास। और फिर दिस ग्रुप आल्सो हैव ए शेयर ऑफ 23.3% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। पूरे विश्व के अंदर जो ट्रेड्स होते हैं उसमें 1/3 लगभग ये ब्रिक्स नेशंस ही करते हैं। तो एक एडवांटेज हमको मिला हुआ है और इस एडवांटेज का हमको फायदा उठाना पड़ेगा। आज यही जो डिमांड्स आप लोग यहां पर देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, हमने जनसंख्या यूं ही तो थोड़ी बढ़ाई है। जनसंख्या जो भारत की है कहीं ना कहीं इसका फायदा लेना ही पड़ेगा। तो पॉपुलेशन जो है वो बहुत जबरदस्त डिमांड प्रोड्यूस कर सकती है। अच्छा मुझे बताइए व्हाट्सएप के सीईओ किसी इंडियन को पहली बार बनाया गया है। बाकी और भी इंडियन है लेकिन उनके पास में इंडियन सिटीजनशिप या ड्यूअल सिटीजनशिप है उनके पास में, तो इंडियन की नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ क्योंकि उनको लगता है कि व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा यूजर्स आज इंडिया के हैं, इसीलिए इंडिया के अंदर अब वो मूव कर रहे हैं। 1991 के अंदर मिस यूनिवर्स ऐश्वर्या राय बनी थी, कॉस्मेटिक मार्केट्स हमारे पास में आ रहे थे। आज देखिए कि डिजिटल मार्केट जो है वो भी भारत की तरफ मूव कर रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। अब देखिए एजेंडा क्या है ब्रिक्स का कि 2030 तक इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना है, ये इनका एजेंडा है। 3 डायमेंशन के ऊपर ये काम करेंगे, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। तो इकोनॉमिक तो वर्ल्ड ट्रेड के अंदर कंट्रीब्यूशन है ही जिससे ट्रंप जो है वो बौखलाया हुआ है। सोशली क्या है, कल्चरल को हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में, और एनवायरमेंट जो है उसको भी हम लोग सुरक्षित रख रहे हैं। जबकि जो डेवलपमेंट नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं यूरोपियन, ये इनका कार्बन एमिशन देख लीजिए आप, स्वीडन वगैरह जिनके आज हम लोग कहते हैं ना, देखिए स्वीडन वगैरह ये जो स्टेट्स हैं, नीदरलैंड्स वगैरह है, यहां पर साइकिलिंग वगैरह के लिए अलग से ट्रैक बनाए हुए हैं, साइकिल वहां पर चलाते हैं। भाई साहब उन्होंने अपने जीवन के अंदर पहले वो काम कर चुके हैं जो आज हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो जो प्रदूषण है ना, वो जो हवाबाजी है, धुआं फेंकना है, CO2 चलना है ना, एनवायरमेंट को पूरा इफेक्ट वो कर चुके हैं पहले, वो पूरा डेवलपमेंट कर चुके हैं, तब जाकर वो साइकिल पर आ गए हैं। हम भी चला लेंगे साइकिल हम भी चला लेंगे, जब हम डेवलप्ड कर जाएंगे हम भी साइकिल चला लेंगे, लेकिन अभी तो हमको डेवलप करने दो। तो लेकिन वो लोग क्या करते हैं, देखो इंडिया कितना एमिशन कर रहा है, देखो इंडिया कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। क्यों?
क्योंकि उनको दर्द है कि यार ये तो उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं जिस रफ्तार से हम लोग पहले बढ़ा करते थे। आज उनको ये डर है, तो यूरोपियन कंट्रीज इस बात को लेकर डर है। तो हम लोग जो है ये चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें और आगे बढ़े। चाइना का फैक्टर सामने निकल कर आता है। ग्लोबल समिट था, अब चाइना का क्या फैक्टर निकल के आता है आप लोग समझेंगे। अभी चाइना को तब बात समझ में आई जिस समय इंडिया ने ये डिसाइड किया कि हम लोग साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस के अंदर अपने डिफेंस इक्विपमेंट को सेल करेंगे, वहां पर ट्रेड करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और हमारी जो मिसाइल्स है ब्रह्मोस वगैरह वो वहां पर सप्लाई होंगी, फिलीपाइंस के अंदर, वियतनाम के अंदर। तो चाइना को ये लगने लगा कि यार इंडिया का डिफेंस मार्केट कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, इंडिया के वेपन्स की डिमांड बढ़ रही है, और इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डिमांड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चाइना को ये लगने लगा कि यार क्यों ना हम भी इंडिया के साथ में टाइप करें। जब अमेरिका जितना बड़ा देश वो आज इंडिया के साथ में बैलेंस करके चल रहा है तो चाइना को तो करना ही चाहिए। तो ये चाइना को अब समझ में आने लग गया है कि इंडिया के साथ में हम लोग बात करेंगे। ईरान को ले लीजिए, ईरान जो है इंडिया की तरफ इन्फ्लुएंस क्यों हुआ? बात यह है कि ब्रिक्स नेशन के अंदर सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग कंट्री है वो इंडिया ही है। क्योंकि देखिए, कहना अलग बात है और एक जबरदस्त पॉलिटिकल मूव लेना अलग बात है। इन सभी देशों में से इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो अपने पॉलिटिकल मूव हमेशा उस तरीके से लेता है जो कि पूरे विश्व को समझ में नहीं आता है। आज अगर हम लोग अपने पॉलिटिकल मूव्स लेते हैं तो वो मूव्स बहुत बैलेंस में रहते हैं। जैसे हमने रशिया के साथ में क्रूड ऑयल खरीदा, जबकि यूएसए ने मना किया था ना हमको कि मत खरीदिए, फिर भी हमने खरीदा। तो वो एक पॉलिटिकल मूव था जिसका एडवांटेज हमको आज भी मिलता है। इसीलिए आज टैरिफ्स हमारे ऊपर काफी हद तक कम हुए। तो ये बात चाइना को समझ में आती है। और एक्चुअली में जो ईरान को ये बात समझ में आई कि अगर यूएसए को टक्कर देनी है तो यूएसए को टक्कर दे सकता है कौन? ब्रिक्स नेशंस। इसीलिए ईरान भारत के साथ में बातचीत करने को तैयार है। चलते हैं डिफेंस की ओर। अब देखिए, डिफेंस की बात करें तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हैज राइजन फ्रॉम अराउंड 43,746 करोड़ इन 2013-14। 2013-14 के अंदर लगभग 43,000 करोड़ का व्यापार हुआ, मतलब प्रोडक्शन हुआ, और वो लगभग 1,78,000 करोड़ के आसपास बढ़कर 2025-26 में पहुंच गया। मतलब बढ़ोतरी हो गई इतनी 25-26 के अंदर। ठीक है, अब ये प्रोडक्शन हुआ और प्रोडक्शन होगा तो हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो डिफेंस एक्सपोर्ट हमने इंक्रीज कर दिया, जो कि पहले 686 करोड़ था 2014 के अंदर, अब जो है वो 38,000 करोड़ का रिसेंटली पहुंच चुका है। कितना जबरदस्त हमने हाइक किया है। कितना आप मानेंगे? लगभग आप मान के चलिए कि इसमें 50 गुना जो है वो हाइक यहां पर हो चुका है। 50 गुना, 70 गुना मान लीजिए आप इसको, है ना, लगभग 60-70 गुना जो है वो इसमें हाइक पहुंच गया। तो करोड़ों के अंदर, पहले जो है थाउजेंड्स के अंदर बात हो रही थी, अब यहां पर तो आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर लिया है। और ये बात समझ में आ गई कि इंडिया एक्सपांड हो रहा है अपने एक्सपोर्ट की तरफ, और वो भी कहां पर? साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस के अंदर। और ये बात अमेरिका को समझ में आ चुकी है। तो ट्रंप को झटका लगा। ट्रंप को लगा कि यार हम तो इस युद्ध में उलझे हुए हैं और इंडिया उन देशों के साथ में मिलकर एक्सपोर्ट करने लग गया है। तो पहली बात तो ट्रंप को साइडलाइन कर दिया। चाइना को समझ में आ गया कि इंडिया के साथ में अच्छे से बोलचाल करके हमको रखना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया जो है वो धीरे 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 हमको साइडलाइन कर देगा और इंडिया खुद की डिमांड ग्लोबल मार्केट के अंदर कैप्चर कर लेगा। और ऊपर से ब्रिक्स नेशंस के अंदर जब हम लोग मिसाइल्स को, डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो तो हमारे साथ में आके मिल ही जाएंगे। तो ब्रिक्स जो है आज उसने वाकई में एक बहुत अच्छा अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया है कि हम अगर जवाब दे सकते हैं तो वो अमेरिका को जवाब हम दे सकते हैं। ये बात जो है वो अब समझ में आने लग गई, खासतौर पर अमेरिका को भी समझ में आ रही है। ईरान को तो समझ में आनी ही थी। मतलब देखिए, ये सब कुछ डील वील सब कुछ हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज ईरान इंडिया के साथ में बातचीत कर रहा है क्योंकि उसको पाकिस्तान पर विश्वास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का ज्यादा प्रिय है ना कि ईरान का। दोस्तों, 50 डेज का हार्ड चैलेंज अभी लाइव चल रहा है। एडवांस कूपन कोड यूज करना है। मुझे बताइए यार, 500 रुपीज में क्या ही कर लेते हैं आप सोच के देखिए, कोई इंसान आपकी विल पावर को इंक्रीज करने के लिए इतना लंबा चैलेंज लेके चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा यार, है ना। कोर्स जो है, ये कोर्स वाकई में कहते कि आपको जीवंत कर देगा, एक नए जीवन की तरफ लेके जाएगा। मेरा वादा है आपसे। 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज मैंने इससे पहले किया है, वो भी हमेशा लाइव मैंने किया है। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।
जय हिंद।